अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 2 वाई एल्गोरिदम्स मैटर। पिछली वीडियो में हमने देखा था वाई डेटा स्ट्रक्चर्स मैटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाई एल्गोरिदम्स मैटर। एल्गोरिदम को पहले समझते हैं, एल्गोरिदम होता क्या है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड एरे और होती क्या है, क्लासिकल एरे से इसका क्या डिफरेंस है, और ऑर्डर्ड एरे होने की वजह से इसका एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाई एल्गोरिदम्स मैटर। एल्गोरिदम इक्वल टू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक इवन नंबर को हम कंक्लूड करते हैं कि इवन नंबर कौन सा है। इसमें आप देखें तो हमारे पास 10 स्टेप्स, अगर ये 10 सेकंड्स के अंदर हो रहा था और ये टोटल 100 स्टेप्स ले रहा था, तो ये कितने स्टेप्स ले रहा था? 50 स्टेप्स ले रहा था, जो कि उसके मिनिमम यानी उसके हाफ टाइम में कंप्लीट हो सकती है। ये पहले 10 सेकंड्स ले रहा था, तो ये 5 सेकंड्स ले रहा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ये जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है नंबर इक्वल टू 2, ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो इसी को हम कहते हैं बेसिकली एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने समझ लिया, सेम टास्क होता है लेकिन डिफरेंट एल्गोरिदम से डिफरेंट एफिशिएंसी आती है। यानी कि अगर आपने जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कि एक में 100 स्टेप्स है, आंसर हमें एक ही निकालना था, टास्क एक ही था कि इवन नंबर हमने प्रिंट करने, लेकिन हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स यानी डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप लिखा उन्हें कोड को, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट थी और इसकी इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट थी। तो ये आप पिछली वीडियो से जाके समझ सकते हैं। और उसके बाद उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क आया, यानी एक जल्दी हमारे पास आंसर दे देता है और दूसरा लेट आंसर दे देते हैं। यहाँ पे तो आपको इतना फ़र्क नहीं नज़र आएगा, बल्कि आएगा ही नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाती है, जैसे मिलियंस में चली जाती हैं, तो आपको ये फ़र्क दिखता है। डेटा स्ट्रक्चर चॉइस प्लस एल्गोरिदम चॉइस इक्वल टू परफॉर्मेंस। अक्सर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते होंगे परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस बेसिकली कुछ नहीं होती, डेटा स्ट्रक्चर के आप जो भी चूज़ करते हैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, आपने बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करना है, आपने लिंक लिस्ट यूज़ करना है, या आपने एरे यूज़ करना है, आपने स्टैक यूज़ करना है, आपने क्या यूज़ करना है, और साथ में एल्गोरिदम चॉइस यानी आपके इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से काम कर रही हैं। तो ये टोटल मिला के आपको एक परफॉर्मेंस देती हैं। अब चलते हैं हम ऑर्डर्ड एरे के ऊपर। पिछली वीडियो हमने पढ़ा क्लासिक एरे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, यानी कि कोई एरे के अंदर मैं 1 5 9 2 3 4 कुछ भी लिख सकती हूँ, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ऑर्डर्ड एरे आपको नाम से पता चल रहा है कि हमेशा सॉर्ट होगा, यानी छोटे से बड़ा। तो इंजर्शन नीड फाइंड करेक्ट पोजीशन। इसकी जब इंजर्शन होती है, कोई भी नया नंबर जब आता है, तो समझे कि अगर मैंने पहले एक एरे ली थी 2 5 9 1 4, तो ये देखिए कोई भी ऑर्डर, ये क्लासिकल एरे है। तो क्लासिकल एरे में अगर मुझे यहाँ पे एक और इंसर्शन करनी है 10 की, तो ये क्या करेगा 2 5 9 1 4 और यहाँ पे एक 10 इंक्लूड कर देता है। इसका कोई इशू ही नहीं था, बस लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर देता था। लेकिन जब ऑर्डर्ड एरे होता है, तो ऑर्डर्ड एरे के अंदर यही एरे हमारे पास सॉर्टेड होती है। किस तरीके से? 1 2 4 5 9, और अब जब 10 आएगा तो वो लास्ट में आएगा। लेकिन अगर इसको 5, अगर इसमें हमने 3 ऐड करना होता, तो ये 3 हमारे पास कहाँ पे आना चाहिए था? 3 4 5 9 और 10। तो अब याद रख सकते हैं 3 यहाँ बीच में आना था। लेकिन अगर हमारे पास क्लासिकल एरे होते, 3 जाके एंड पे जाके चला जाता। लेकिन यहाँ पे 3 में बीच में आया कैसे? तो इसका बीच में आने के लिए भी इतने स्टेप्स इसने गुजारे होंगे, जिसकी वजह से बीच में 3 आया। फाइंड करेक्ट पोजीशन, कंपैरिजन करना होगा, क्या 3 1 से बड़ा है? अच्छा बड़ा है, तो 2 से क्या छोटा है? तो नहीं। अगर फिर 2 से बड़ा है तो हाँ, 4 से छोटा है, हाँ, तो इसका मतलब ये करेक्ट पोजीशन है। इसको हम देखेंगे लाइन वाइज। शिफ्ट एलिमेंट्स टू मेक स्पेस, उसके बाद हमने शिफ्टिंग भी करनी होती है, क्योंकि बीच में जगह बनानी है। तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शिफ्टिंग कैसे होती है। हर एलिमेंट को आगे शिफ्ट होना पड़ता है उसकी जगह पे, और इसके लिए जगह जो बन जाती है वहाँ पे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वर्स्ट केस क्या होता है? ओ ऑफ एन, यानी कि जितना ओ ऑफ एन अब आप बेसिकली डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर कि ओ ऑफ एन ये बेसिकली होते क्या। अभी आपको इतनी खास समझ नहीं आ रही होगी, बट इट्स ओके, आपको चैप्टर 3 में सारा समझ आ जाएगा और आपको लगेगा ये इतना आसान था, तो ये आपको पहले क्यों नहीं समझ आया। ओके, कोई इशू नहीं है। ओ ऑफ एन यानी कि आपका अगर एलिमेंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, तो इसको कितने कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे? टोटल 10। अगर मैं 100 एलिमेंट्स एरे में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कितने इसको कंपैरिजन करने पड़ते हैं? 100। अगर 1000 तो यानी कि 1000, यानी कि हर एक एलिमेंट के इंक्रीमेंट पे उसके स्टेप के भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ओ ऑफ एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एरे 3 17 80 एंड 202। ये ऑर्डर्ड एरे हमारे पास 3 है, उससे बड़ा 17 है, उससे बड़ा 80 है, उसके बड़ा 202। लेकिन अब हमने एज्यूम करो कि हमने एक 75 को इंसर्ट करना है, लेकिन एक क्लासिकल एरे के इंसर्ट करना है, तो वो क्या करेगा? सबसे आखिर में जाके इसको इंसर्ट कर देगा। कोई इशू नहीं है। एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, हमारे पास प्रीवियस चैप्टर के अंदर जैसे
था कि एक सिंगल स्टेप के अंदर ही हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर हमने इसको ऑर्डर्ड एरे बनाना है तो हमें इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और वो स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले उसको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 3 से, क्या वो 3 से बड़ा है। तो अगर वो बड़ा है तो हमें पता है कि वो उसके इसका मतलब राइट साइड पे आएगा। अगर कोई चीज़ बड़ी है तो इसका मतलब जो बड़ी है वो राइट साइड पे है, जो छोटी है वो लेफ़्ट साइड पे। बड़ी है तो उसका मतलब वो राइट साइड पे आएगा। और फिर साथ ही वो चेक करेगा क्या वो 17 से छोटा है। अगर ये कंडीशन, क्योंकि अगले नंबर से छोटा होना भी लाजमी है, यानी कि 17 3 से बड़ा है लेकिन 80 से तो छोटा है, 80 17 से बड़ा है पर 202 से तो छोटा है। इस तरह 75 3 से तो बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है। उसने बोला फॉल्स। तो उसने क्या किया, 17 के साथ कंपैरिजन किया, क्या वो 17 से बड़ा है। तो उसने कहा ट्रू। अब वो 17 के साथ जाएगा, क्या वो 17 से बड़ा है। उसने कहा सही है। उसके बाद उसने 80 से चेक किया, क्या वो 80 से छोटा है। तो वो ट्रू आ गया, दोनों तरफ से ट्रू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैल्यू इन बिटवीन यानी 17 और 80 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगी। यहाँ पे उसने 80 से चेक कर लिया। ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है आप इसे खुद पढ़ना चाहे खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ। अब आएगी हमारे पास शिफ्टिंग। तो यहाँ तक तो होती है हमारे पास कंपैरिजन चेक हो गया। अब हमारे पास शिफ्टिंग की बारी है। अब उसके लिए रूम भी बनाना है। तो 202 लास्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो गया, और फिर उसके बाद जो 80 है वो उससे नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। और वी कैन फाइनली इंसर्ट द 75 इन द करेक्ट स्पॉट, और 75 को हमने उसे करेक्ट स्पॉट में डाल दिया। अब हमारे पास आप देख सकते हैं क्या बन गई है, एक ऑर्डर्ड एरे। अब आप देख सकते हैं इंसर्शन इन ऑर्डर एरे। इसके लिए C++ का कोड, अक्सर बच्चों को ये कोडिंग जब आती है C++ के अंदर तो बहुत मुश्किल लगती है, उनको समझ नहीं आती कि ये कोडिंग कैसे करनी है। DSA इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट ऐसा नहीं है। आप अगर DSA को बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ना शुरू करो तो इतनी आसान है, इतने मज़े की है, और आपको काफ़ी अच्छी इसकी नॉलेज हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हाँ अच्छा तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम यूज़ करना है, यहाँ पे ये डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। अगर आप बिल्कुल रटी रटाई चीज़ों पे जाओगे, डायरेक्ट आप पढ़ोगे कि स्टैक क्या होता है, क्यूज़ क्या होता है, हीप क्या होता है, आप बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, आप ये कंसेप्ट लोगे नहीं कि क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है इसके आने की, तो फिर आपके लिए वाकई सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इंसर्शन इन ऑर्डर एरे। इसके लिए C++ का एक छोटा सा कोड समझ लेते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट ऑर्डर एक फंक्शन लिया हुआ है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है, और इसके अंदर इंट एरे एक एरे पास कराना है, और इंट रेफरेंस टू एन यानी साइज़ ऑफ द एरे हमने पास किया, और इंट वैल्यू जो वैल्यू आपने इंसर्ट करानी है वो आपने पास की। अभी जो नीचे कोड है ये आपके लिए क्या करेगा, एक करेक्ट पोजीशन पे आपको वैल्यू स्टोर करके देगा, यानी उसको ऐड कर देगा। अब किस तरीके से करेगा, हम एक एरे ले लेते हैं 1 3 5 7, ये हमारे पास एरे है। तो यहाँ पे एरे की जगह क्या स्टोर हो गया, 1 3 5 7, यहाँ पे एरे की जगह ये आ गया। कितना एरे का साइज़ है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इंट वैल्यू हमने स्टोर करानी है 4, ठीक है। 4 हमने वैल्यू स्टोर करानी है, आप 2 भी करा सकते हैं, 3 भी करा सकते हैं, नहीं जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट कराना चाहती हूँ वो एग्जैक्ट उस पोजीशन पे आनी चाहिए, ऑर्डर पोजीशन पे। इंट आई इक्वल टू, अब हमने एक वेरिएबल बनाया है आई के नाम से, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है n-1, यानी टोटल नंबर ऑफ़ जितने भी ये एरे का साइज़ है उसमें से -1, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि जो इंडेक्स होता है 0 1 2 3, तो इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो आई की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं हम लोग 3 से, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1, 4 -1 3। तो अब हमारे पास वाइल लूप चलेगा, पहले वाइल लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। जैसे ही कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी तो ये इस लूप से बाहर आके ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा ये लास्ट से स्टार्ट करेगा। आई के अंदर क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, और हमने कंडीशन क्या लिखी है कि आई जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आई 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि आई के अंदर 3 स्टोर है। एंड का मतलब ये कि साथ ये वाली कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो आगे लूप नहीं चलेगा। एरे ऑफ आई, यानी जो भी आई की वैल्यू है, एरे ऑफ आई क्या बनता है, एरे ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू जो कि हमने रखी है 4। क्या एरे ऑफ 3 यानी एरे ऑफ इंडेक्स 3 या 7 है, तो क्या 7 4 से बड़ा है, इसको इस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बोलेगा ट्रू। तो ये कंडीशन क्या आएगी, ट्रू। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि अंदर वाली वैल्यू चलेगी। तो एरे i+1 इक्वल टू एरे ऑफ आई, यानी एरे के जो एरे की पोजीशन आई है, यानी जो कि क्या थी 3, उसके अंदर क्या कर दो, एक 1 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, एरे ऑफ पोजीशन 4। तो यहाँ पे तो हमारे पास एरे ऑफ इंडेक्स 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और हमारे पास इंडेक्स में एडिशन हो गई,
और वहाँ पे क्या हो गया, उस जगह का नाम बन गया 4 इक्वल टू एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई इस वक्त क्या है 3, तो 3 में जो कुछ स्टोर है वो इसके अंदर ले जाओ, तो 7 कॉपी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब 3 एरे ऑफ इंडेक्स 3 पे भी 7 है, एरे ऑफ इंडेक्स 4 पे भी 7 है। अब यहाँ तक आपको होप्स आपको समझ आ गई। यहाँ पे असल में हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 अगर उससे छोटा है तो उससे पीछे ही आएगा, उससे आगे तो आ नहीं सकता, तो इसलिए हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, क्या पता वो इधर आता हो। ठीक है, इसको इधर आता हो, इसके लिए देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट कि आई माइनस माइनस आई का डिक्रीमेंट कर दो, यानी कि 2 कर दो। कहाँ तक जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक ये चेक करता जाएगा। ठीक है, तो जब हमने 2 कर दिया तो अब हमारे पास आई की वैल्यू यानी 2 है। क्या 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और साथ ही साथ एरे ऑफ इंडेक्स 2, एरे ऑफ इंडेक्स 2 पे क्या मौजूद है 5 मौजूद है, यानी 5 क्या बड़ा है 4 से, तो उसने बोला ट्रू। अगर ट्रू है तो आई प्लस 1 यानी कि 2 + 1 तो कितना बनता है एरे ऑफ इंडेक्स 3। तो इस लोकेशन पे क्या कर दो, एरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू स्टोर है वो इस लोकेशन पे स्टोर कर दो, यानी कि वो क्या बनते हैं आई पे वैल्यू यानी कि 2 पे क्या मौजूद है 5 और आई प्लस 1 कितना बनता है हमारे पास आई यानी 2 + 1 3 यानी 7। एरे ऑफ इंडेक्स जहाँ पे पहले 7 था अब उसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा 5। अब ये कट होके ओवरराइट होके 5। पिछली वीडियोज़ में आपको मैंने इंसर्शन के स्टेप सिखाए हैं, अगर आपने वो गौर से देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे क्या आ गया 5। अब हमारे पास अब एरे इस तरीके से बन गई है 1 3 5 5 7। चूँकि यहाँ पे असल में खाली होगी ये जगह, लेकिन आपको खाली इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि बेसिकली खाली नहीं होती, ये ओवरराइट होती है, तो इसलिए मैंने 5 यहाँ पे लिखा है। 0 1 2 3 4 ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 तक चले गए। अब हमारे पास क्या हो गया आई माइनस माइनस आई की वैल्यू अब क्या होगी डिक्रीमेंट 1। ठीक है, अब 1 हो गई तो उसके बाद आपने क्या करना है आई यानी 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ट्रू है, तो एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 1 एरे ऑफ लोकेशन 1 पे क्या मौजूद है 3। क्या वो बड़ा है 3 क्या बड़ा है वैल्यू से यानी कि 4 से, तो ये तो फॉल्स हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो नीचे वाला ये इसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये लूप से बाहर आ गया। और एरे ऑफ आई प्लस 1 यानी कि एरे ऑफ लोकेशन जो हमारे पास 3 थी यहाँ 1 पे तो हम 4 को नहीं इंसर्ट कर सकते, इसका मतलब हमने उसकी जगह खाली उसके नेक्स्ट वाले सेल में छोड़ी थी, तो हम क्या करेंगे आई प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू, उसके अंदर क्या स्टोर कर दो वैल्यू। आई एरे ऑफ आई प्लस 1 कितना बनता है 2, तो यानी यहाँ पे कट होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू जो कि हमारे पास क्या बनती है 4, यानी कि ये कट होकर हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ गया। और n प्लस प्लस से यानी एरे का साइज इंक्रीमेंट कर दो, जो कि क्या बन चुका है, पहले कितना था 4 अब कितना बन चुका है 5, तो यानी 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास एरे का साइज़ 5 हो चुका है। तो होप्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं सर्चिंग इन ऑर्डर्ड एरे। अब हम सर्चिंग करते हैं ऑर्डर एरे में किस तरीके से होती है। चेक एलिमेंट्स लेफ़्ट टू राइट, आपने एलिमेंट्स को लेफ़्ट से राइट तक चेक करना है। ठीक है, स्टॉप अर्ली इफ एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन टारगेट। वर्ड्स केस क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस कोड को लेके चलते हैं। लीनियर सर्च ऑर्डर एक फंक्शन बनाए जिसके अंदर सबसे पहले एक एरे पास कराएंगे, उसका साइज़ पास कराएंगे और टारगेट जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि मैं एरे पास करा देती हूँ वही सेम 1 3 5 एंड 7, तो ये मैंने एरे पास करा दी। और एरे का साइज़ टोटल यहाँ पे क्या आ गया 4, और यहाँ पे टारगेट मुझे सर्च करना है यहाँ पे 6 को, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सर्च करना है क्योंकि सर्चिंग में तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं जो कि असल में नहीं होती, लेकिन आप सर्च करते हो फिर आपको आंसर आता है कि दिस वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल, दिस वैल्यू इज़ अवेलेबल। तो इसलिए मैं क्या ले रही हूँ, जो कि अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल होगी तो भी आपको यहाँ समझ आ जाएगी कैसे आपको शो कराएगा। फॉर एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई 0 से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, ये 3 तक ही जाएगा क्योंकि आई जब जैसी 4 आ जाएगा तो 4 इज़ लेस देन 4 नो, तो यहाँ भी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। 3 इज़ लेस देन 4 तो ये ट्रू है, तो यानी ये कंडीशन चलेगी। तो आई प्लस प्लस इफ़ एरे ऑफ आई यानी कि अगर एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ आई जो कि इस वक्त 0 चल रहा है, जो इसमें वैल्यू स्टोर है 1 इक्वल टू टारगेट है, टारगेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, इक्वल टू 6 है, तो हमारे पास रिटर्न कर दो आई को, यानी आई पे जो भी यानी कि इस लोकेशन पे हमारे पास वो वैल्यू स्टोर है यानी इंडेक्स 0, तो ये हमारे पास 0 रिटर्न कर देगा। यानी अगर हमने आगे इसको यूज़ करना होगा तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, एरे ऑफ 0 पे क्या मौजूद है तो हमें बता देगा कि आपके पास एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे 1 मौजूद है। तो अगर यहाँ पे 1 अगर हमारा टारगेट होता है 1 को सर्च करना है तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो जाता है 0, यानी कि वहाँ पे हम सर्च करते हैं बाद में कि 0 एरे के इंडेक्स 0 पे क्या है, तो हमारे पास आंसर आता था 1।
उसके बाद अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे तो नहीं है, तो भाई एल्स इफ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन टारगेट ब्रेक, अगर एरे ऑफ आई यानी कि अगर 1 जो है ग्रेटर हो जाता है 6 से, यानी कि अब आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर इफ़ एल्स इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन टारगेट ब्रेक, यानी कि अगर यहाँ पे 7 तक आ जाता तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड एरे थी, तो 7 के बाद तो 6 ने आना ही नहीं है, जो भी हमारा टारगेट था उसने बड़े, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू आ गई उसके बाद तो आना ही नहीं है, तो इट मीन्स कि हमें वहाँ पे कंडीशन ब्रेक कर दी है। बेशक यहाँ पे आगे लिखा होता 9, 10, 14, 20 वगैरह, हम यहीं पे ब्रेक कर देते कि आगे नहीं जा सकता। तो एल्स इफ एरे ऑफ आई यानी कि जो हमारे पास एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि 1 है, तो 1 अगर 6 से बड़ा आ गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती यानी ये 7 आ जाए, तो वहीं पे हम ब्रेक कर लेते क्योंकि उससे आगे तो उसने मिलना ही नहीं है, और फिर हम क्या करते हैं रिटर्न कर देते -1 कि हमें वो वैल्यू नहीं मिली। अगर ये सक्सेसफुल होता तो क्या आता आई, और अगर सक्सेसफुल ना हो तो ये हमारे पास रिटर्न कर देगा -1, क्योंकि ये इंट रिटर्न हो रहा है फंक्शन के अंदर। अगर आपको ये सेंटेक्स समझ नहीं आ रहा तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं C++ की, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से कोड काम करे, फंक्शन कैसे बनते हैं, पैरामीटर कैसे पास होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। i++ हुआ यानी आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब क्या आ चुकी है 1, तो एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे हमारे पास उसको पता चला कि एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे 3 है, तो क्या 3 इक्वल टू टारगेट है, तो 3 इक्वल टू टारगेट नहीं है, तो उसने रिटर्न आई नहीं किया। एल्स इफ एरे ऑफ आई यानी 3 क्या 6 से बड़ा है, फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। तो अब चूंकि आई का दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट करके 2 हुआ, क्या 2 लेस देन है 4 से, तो हमारे पास कंडीशन आई ट्रू, तो इसके अंदर ये कंडीशन चलेगी। इफ़ एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 2 इंडेक्स 2 पे क्या मौजूद है 5, क्या 5 इक्वल टू 6 है, तो ये हमारे पास फिर से फॉल्स आ गया। तो एल्स इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन टारगेट, तो यहाँ पे क्या कर देगा ब्रेक, तो हमने देखा 5 क्या 6 से बड़ा है, तो जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये लूप दोबारा से चलेगा, आगे नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक का मतलब यहाँ पे इस लूप को तोड़ दो, दोबारा ऊपर गया, और अब आई क्या हो चुका है 3, तो क्या 3 इज़ लेस देन 4, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट यानी एरे ऑफ आई पे क्या मौजूद है 7, क्या 7 इक्वल टू टारगेट है, जो कि आ गया फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं 7 टारगेट होता तो यहाँ पे कर देता रिटर्न आई यानी कि इंडेक्स 3 हमारे पास रिटर्न हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 6 है, तो क्या 6 एरे ऑफ आई यानी 7 इक्वल टू 6 है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फिर आगे एल्स इफ चेक करेगा, एल्स इफ एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ आई में क्या मौजूद है 7, क्या वो 6 से बड़ा है यानी टारगेट से बड़ा है, तो हमारे पास कंडीशन आ गई ट्रू हो गया। तो इसका मतलब इसको क्या कर दो ब्रेक और रिटर्न कर दो -1 के अब इस पूरे एरे के अंदर हमें वो वैल्यू नहीं मिल सकती। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे बाइनरी सर्च कि आप कैसे बाइनरी सर्चिंग कर सकते हो, और ये बहुत मज़े की है और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गेम है। अगर आप इसे खेलना चाहो तो आप खेल भी सकते हो कि इतने स्टेप्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तो हो सकता है आपको जीनियस समझें कि वाओ व्हाट अ जीनियस पर्सन ही और शी इज़। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और इसको मैंने 10 और 15 मिनट्स की वीडियोज़ में डिवाइड किया, सो ताकि इसे लेंथी ना हो और बच्चे बोर ना हो जाए, तो इस वजह से चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।